प्रशांत जी। देखिए, राहुल गांधी ने नया मोर्चा खोला है और ये नया मोर्चा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मोर्चा है, विचारों की आज़ादी का मोर्चा है। भारत के संविधान का मूल मंत्र है और इस जो लड़ाई है, अब इसको कैसे आगे बढ़ती है ये देखना होगा। लेकिन ये एक मोर्चा था जो छूटा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की मंशा, उनके एक्शंस, उनकी सरकार के, वो भारत को नॉर्थ कोरिया ही बनाने में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का एसआईआर भी इसी दिशा में है। नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं राजीव जी, वहां भी इलेक्शन कमीशन है। रूस में भी चुनाव होते हैं, वहां भी इलेक्शन कमीशन है। चीन में भी चुनाव होते हैं। फर्क इतना है केवल कि वहां विपक्षी पार्टियां नहीं होती हैं। यही मॉडल नरेंद्र मोदी का है। तो अब राहुल गांधी ने जो नई लड़ाई छेड़ी है, अब इसको आगे कैसे ले जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई देश के तमाम हिस्सों में लड़ी जा रही है। तमाम युवा, एक्टिविस्ट, पत्रकार, कल्चरल लेखक, कवि, फिल्म मेकर सब इसके भुक्तभोगी हैं। सब जेलों में जाते हैं। ये पुलिस राज का जो एक चल रहा है सिस्टम, इस पुलिस राज को चैलेंज करने की जरूरत थी। अब इसको इफेक्टिवली एक कैंपेन की तरीके से कैसे वो आगे बढ़ता है ये देखना होगा। दूसरी बात कि जो एनसीईआरटी का मामला है, जरा याद कीजिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के को भ्रष्ट बताने के अलावा एनसीईआरटी ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और क्या क्या किया है। हिस्ट्री की रीराइटिंग की है। हिस्ट्री की रीराइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपनी पार्टी के विचारधारा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डाल रहे हो। मुगलों के बारे में, नेहरू के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तमाम विचारधारा के हिसाब से एनसीईआरटी किताबों में आप डालते हैं। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी की किताब में क्या छपेगा ये हाईएस्ट लेवल पे फैसला होता है। ये एक्सीडेंटल नहीं हो गया। जब आप मुगलों का चैप्टर गायब करते हो, जब आप हिस्ट्री को रीराइट करते हो, तो ये फैसला वैचारिक है। और एनसीईआरटी की किताबों में क्या छपेगा ये सरकार और पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे तय हो रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कैंपेन आप चला रहे हो एनसीईआरटी के किताबों के जरिए। जी। तो ये मैं नहीं मान सकता कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी आ गई उसमें आपत्तिजनक, और जुडिशरी में करप्शन को लेके बात आ गई 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये फैसला कोई किसी सिलेबस बनाने वाले ने, कोई बुक राइटर ने अपनी मर्जी से लिख दिया, ये नहीं है। ये पिछले ट्रेंड को देख के लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज देने के लिए किया गया है। कई तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग ढंग से सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को मैसेज देती रही है। ये मैसेज देने के लिए ही फैसला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आप को जरा दामन अपने भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को जूता फेंका गया। इस सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले ये कह दिया गया कि आप अडानी और अंबानी की अदालत है। इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरीके से चीजें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिए। और सबसे जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का केस, ये क्लासिक केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक तौर पे ये अधिकार नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे कि हम सुनेंगे ही नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल 32 भारत के हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करने का अधिकार देता है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये कोई ये
स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये अधिकार है, मूल अधिकार है ये आर्टिकल 32। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल है, आत्मा है उसकी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ करता नहीं, कहता कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं सुनेंगे, और इतनी सीरियस बात कि एक मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है कि वीडियो में जो मुसलमान को राइफल से गोली मार रहा है, और ये कोई थर्ड पार्टी वीडियो नहीं था, ये उस मुख्यमंत्री की पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जारी हुआ था। और हेमंत बिस्वा शर्मा के जरा पिछले बयान, जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि मियाँ लोग, वो रिक्शा वाला 5 रुपये मांगे तो उसको 4 रुपये दो, इस तरीके की नफरती भाषा वो बोल रहे हैं, जिसको अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाया है ऑब्जर्वेशन में। लेकिन ये कोई एक पहला मामला नहीं था। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या दलितों के साथ इस देश के खड़ा हुआ है। जिस आंगन फानन में आपने 10% EWS का कर दिया और तब 50% की लिमिट आपको ख्याल नहीं आई, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करता है। यही सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले पे एक रुख नहीं लेता, सख्त रुख, तब उनको 50% की सीलिंग याद आती है। यही सुप्रीम कोर्ट अभी UGC का मामला आया जब, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, जो मामला जुड़ा हुआ है सीधे सीधे भारत के वंचित वर्ग के आत्मसम्मान से, और जिसमें सीरियस घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पायल तड़वी घटना हो, चाहे वो रेवत वेमुला घटना हो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हुए हैं, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इस देश की माइनॉरिटीज के साथ नहीं खड़ा हुआ है। बिना ट्रायल के लोग जेलों में हैं। यहां तक हो गया कि उमर खालिद को पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी कि हमको कोर्ट बेल देगा ही नहीं। अब उसके ऊपर जो फैसला किया कि 1 साल तक तो आप बेल अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को भी जरा अपने अंदर, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि क्या जो भारत की संविधान ने उनको वो स्थान दिया है कि आपको नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी है, भारत के संविधान की रक्षा करनी है, उसमें क्या वो खरे उतर रहे हैं? ये बहुत गंभीर मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया NCERT के मामले पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर भी गिरेबान में भी झांके और जो संवैधानिक मंशा है, जो संविधान ने उनको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का पालन करें और पालन करते हुए दिखाई दें। ये तो बड़े मशहूर एक मतलब कहावत है ना, और जूरिस्प्रूडेंस की भी है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है न्याय होता हुआ? इस देश के दलितों के साथ, इस देश की माइनॉरिटीज के साथ, महिलाओं के साथ, कमजोर वर्गों के साथ कहाँ होता हुआ दिख रहा है? हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, हमने देखा अभी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला, हमने देखा गुजरात में जो रेप कन्विक्ट थे उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को जरा अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि वो किसके लिए बैठे हुए हैं। क्या वो भारत के संविधान का मैंडेट को पालन कर रहे हैं? ये बड़े गंभीर सवाल जो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए राजीव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गंभीर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कई सारे सवाल, और इन सवालों का जवाब आखिर कहां